Assalamu alaikum friends. This is the next step of the accounting cycle, that is preparation of financial statements. For the preparation of financial statements, we need an adjusted trial balance. This is a proper format of adjusted trial balance. First of all, you need to write the name of the company and then the name of the statement, that is adjusted trial balance in this case, and the year for the year ending 31st of December 2015, or for the time when you are preparing the statement. Like if you are preparing the statement at the end of December 2020, then you will write for the period ending on, or for the year ending on 31st of December 2020. That's a three-column sheet. The very first column is about accounts or account explanation. The second column is about debit amount and a credit column. First of all, we list all current assets, then non-current assets, then we list current liabilities, non-current liabilities, then owner's equity accounts, then revenue related accounts, and in the last we list down all the expense related accounts. So हम इस फॉर्मेट में अपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर अकाउंट्स को लिस्ट डाउन करते हैं और हमारे जो भी लेजर्स के एंडिंग बैलेंसेस होते हैं उन एंडिंग बैलेंसेस को रिपोर्ट करते हैं. कैश इज अ नॉर्मल डेबिट बैलेंस, उसको डेबिट कॉलम में लिखेंगे. ऑल द एसेट्स एक्सपेंसेस एंड डिविडेंड्स हैव अ नॉर्मल बैलेंस एंड डेबिट बैलेंस, तो उनको डेबिट कॉलम में लिखेंगे. लायबिलिटीज, रेवेन्यू एंड ऑनर्स इक्विटी रिलेटेड अकाउंट्स हैव अ क्रेडिट बैलेंस, तो उन सबको हम क्रेडिट कॉलम्स में लिखेंगे. Then just add them on and check that whether your adjusted trial balance is equal or not. If the adjusted trial balance equal, then the next step is to prepare financial statements. यहाँ तक हम लोगों ने अपने लास्ट वीक में पढ़ लिया था. सो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की साइड पर आते हैं स्टूडेंट्स. If you have a running business, it means that a business is in continual progress में है, प्रोडक्शन हो रही है, काम कर रहा है पहले से, तो आपके पास प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट ज़रूर बनी हुई होगी. आप लोगों ने क्या करना है, इस अकाउंटिंग पीरियड में आप लोग सबसे पहले जो पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है दैट इज़ इनकम स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद हम स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स बनाते हैं. स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स के बाद बैलेंस शीट बनती है एंड एट द एंड यू विल प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो. वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं व्हाट आर ऑल दी स्टेटमेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द इनकम स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट बेसिकली रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस को हम मैच करके हम इस चेक करना चाह रहे होते हैं कि हमारा बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया है या उसने लॉस फेस किया है. सो वी कंपेयर आवर रेवेन्यूज़ विद द एक्सपेंसेस एंड वी वांट टू चेक द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी लेवल, right? So this is income statement. Income statement is always prepared at the end of an accounting period. The second statement is statement of retained earnings. Statement of retained earnings actually owners की situation को डिपेक्ट करती है कि इस वक्त owners की इन्वेस्टमेंट कितनी है बिजनेस में या उनका एसेट्स पे कितना परसेंट उनका हिस्सा बनता है. सो owners शेयर इन द बिजनेस को एक्सप्लेन करती है. बेसिकली इसका 4 to 5 स्टेप स्टेटमेंट जिसमें अगर प्रॉफिट हो तो हम ऐड ऑन कर देते हैं, लॉस हो तो हम माइनस कर देते हैं, डिविडेंड्स हुए हैं तो हम माइनस करेंगे. अगर किसी साल में अल्हम्दुलिल्लाह डिविडेंड्स हैं तो डेफिनेटली डिविडेंड से भी ऑनर्स इक्विटी रिड्यूस होती है, तो वो डिविडेंड्स डिक्लेयर को भी हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. और अगर डिविडेंड्स नहीं है तो डेफिनेटली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रिटेन अर्निंग्स को, और हम एंडिंग रिटेन अर्निंग्स कैलकुलेट कर लेंगे. स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, ये कंपनी में ये स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स कहलाती है, लेकिन अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस और सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की बात करें तो उसमें हम इसको स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट भी कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कहते हैं. बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट बेसिकली किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को एक्सप्लेन करती है और ये आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर इसको प्रिपेयर कर सकते हैं. बेसिकली इसमें 3 अकाउंट्स आते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटी. स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बेसिकली दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ दिस सेमेस्टर, बट स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में बेसिकली वी टॉक अबाउट प्योरली कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज. क्योंकि ये जो आपकी इनकम स्टेटमेंट होती है या ये जो पहले तीनों स्टेटमेंट्स होती हैं इसके अंदर आपकी क्रेडिट सेल्स भी आ रही होती हैं. इट मीन्स कि आप लोगों ने अगर सेल्स की हैं ऑन क्रेडिट एंड द कैश अगेंस्ट द सेम ट्रांजेक्शन इज नॉट रिसीव्ड,
उसको भी आप अपनी कंसिडर कर रहे होते हैं सेल्स, और डेफिनेटली वो प्रॉफिट में भी वो चीज़ नज़र आ रही होती है, जो कि असल में वो प्रॉफिट कैश में नहीं होता, 100% कैश में नहीं होता, उसमें से बहुत सारा पैसा होता है जो अभी फ्यूचर में आपको मिलना होता है। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में आप प्योर कैश टर्म्स में बात करते हैं कि कैश कितना आया और कितना गया, राइट। और एट द एंड आप उसको रिकनसाइल कर लेते हैं, आपके पास जो कैश अवेलेबल है उसके साथ आप रिकनसाइल कर लेते हैं। इसमें 3 सेक्शंस होते हैं: कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो उसमें जब आप इसको प्रिपेयर करेंगे तो उसमें आप इसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड से प्रिपेयर करना सीखेंगे। सबसे पहली स्टेटमेंट जो आप लोगों ने इस सेमेस्टर में डेवलप करनी है दैट इज इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के लिए स्टूडेंट्स ये फॉर्मेट होता है हमारे पास, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू राइट द नेम ऑफ द कंपनी, द नेम ऑफ द स्टेटमेंट, and for the time period at which you are preparing the statement. This is basically, this format is termed as single step income statement. In a single step income statement, you just have to uh, make 2 headings. One is of revenues and the other one is of expenses. You list down all the revenue related accounts, whatever they are in your registered trial balance. आपके registered trial balance में जितने भी revenue related accounts हैं आप उनको write down कर लेते हैं और उन सबका sum total ले लेते हैं। इंटरनल कॉलम में आप उनको राइट डाउन करें और उसका सम टोटल आप एक्सटर्नल कॉलम में राइट डाउन कर दें। देन यू लिस्ट डाउन ऑल द एक्सपेंसेस। आपके एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने भी एक्सपेंस रिलेटेड अकाउंट्स हैं आप एक्सपेंसेस की हेडिंग देंगे, तमाम एक्सपेंस रिलेटेड अकाउंट्स जो हैं उनको लिस्ट डाउन करेंगे, उनको इंटरनल कॉलम में लिखने के बाद ऐड ऑन करके एक्सटर्नल कॉलम में उसकी सम फिगर राइट करेंगे, एंड यू जस्ट हैव टू परफॉर्म वन स्टेप, दैट इज sum of all revenues minus sum of all expenses. If the answer is positive, it means your revenues are greater than your expenses. It means firm has earned profit. Like in this particular case, the revenues are $6,100 and all the expenses are amounted to $2,705. And when you deduct these two figures, the difference is about $3,395. This is your firm's profit. In case if expenses exceeds revenues, I repeat, in case if expenses exceeds revenues, then it means the firm has suffered loss in this accounting period. तो यहाँ पर आप नेट इनकम की बजाय नेट लॉस लिखेंगे। लेट्स से अगर एक्सपेंसेस 6,000 की हैं, रेवेन्यूज आपके 3,000 की हैं, तो इस केस में आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं रेवेन्यू से और आप लॉस फेस कर रहे हैं $3,000 का। दिस इज इनकम स्टेटमेंट, बट दिस सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट वर्क्स ओनली फॉर द सर्विस कंसर्न्स एंड फॉर द स्मॉल बिजनेसेस। इट मीन्स जैसे अब ये आपका बिजनेस जो है एक सर्विस कंसर्न था, तो यहाँ पे तो आपकी सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट चल गई है, लेकिन इन अ मर्चेंडाइजिंग कंसर्न और सिंपली इन अ कंपनी you are bound to prepare multiple step income statement. In a multiple income statement, the net income would be the very same figure, 3,395, but you compute in multiple steps, like उसमें ग्रॉस प्रॉफिट भी आता है, उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आता है, उसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी आता है, और उसके बाद कहीं जाके आप नेट इनकम पर आते हैं। तो उसका फॉर्मेट इस फॉर्मेट से डिफरेंट होता है। जब आप ट्रेडिंग बिजनेस पढ़ेंगे या जब आप कंपनी पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। इस सेमेस्टर के एंड पर आप लोगों को मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट बनाना आ जाएगी, राइट। So this is income statement, a single step, revenues minus expenses is the statement जिसमें सिर्फ आप revenues और expenses को list down करके उनको match करके फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी को जज कर लेते हैं कि इस अकाउंटिंग पीरियड में इट मींस 2015 ये मंथली स्टेटमेंट है, इट मींस सिर्फ मंथली स्टेटमेंट बन रही है कि दिसंबर के महीने में आपने प्रॉफिट कमाया है इतना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट statement of retained earnings. Basically, the second step is to prepare the second statement. The format is that you need to write the name of the company, you need to write the name of the statement, you need to write the time period at which you are preparing the statement. Now this is a 4 or 5 step statement. First of all, you need to write the beginning balance of the retained earnings. As I said earlier, that if you are an accountant in a running business, then you have a previous balance sheet. पहले वाली आपके पास बैलेंस शीट पड़ी होगी, उसमें जो रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस होता है उसको हम लोग अपना बिगनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग्स कंसीडर करते हैं। और अगर आपका एक न्यू बिजनेस है लेट्स से, तो फिर आपका बिगनिंग बैलेंस रिटेन अर्निंग्स का 0 होगा, राइट।
नाउ बिगनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग्स प्लस प्रॉफिट, इन केस अगर लॉस हुआ है तो माइनस कर देंगे यहाँ पे नेट लॉस। उसके बाद हम लोगों के अगर कोई कैश डिविडेंड्स हैं या अगर आपका सिंपल पार्टनरशिप बिजनेस है या सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तो वहाँ पर ड्राइंग्स होती हैं। इट मीन्स अगर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है तो वहाँ पर ड्राइंग्स हो सकती हैं, तो यहाँ पे आपने लेस करनी है ड्राइंग्स को। एंड इट गिव्स राइज टू एंडिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग्स। तो कंपनी के अंदर हम ये 4 स्टेप स्टेटमेंट बनाते हैं। इस पर्टिकुलर केस में देखिएगा बिगनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग्स इज 0। नेट इनकम जो कि आपके इनकम स्टेटमेंट से आ रही है दैट इज 3395, ऐड ऑन करें। डिविडेंड्स हैं इसके पर्टिकुलर केस में 200। आपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में देखेंगे हमारे पास डिविडेंड्स है 200 के। मैं आपको दिखा देती हूँ। सी डिविडेंड्स 200 रुपीज़ के थे, तो ये डिविडेंड्स आप लोगों ने एक्चुअली वहाँ पे माइनस किए हैं। ओके ये डिविडेंड आप लोगों ने माइनस किए एंड it results in ending balance of retained earnings, that is 3195. After preparing the statement of retained earnings, the next step is to prepare a statement of basically balance sheet. Now this is a format of preparing balance sheet: name of the company, name of the statement for the period ending on 31st of December and the year on which you are preparing the statement. This format of preparing balance sheet is known as account format of balance sheet. In account format, on the left hand side, you write down all the assets. And in assets, you first try to write down all the current assets and then non-current assets and then intangible assets, if any, in the business. In the right hand side of the balance sheet, you will first write down liabilities, current liabilities first and then non-current liabilities, if any. And then in the very last section is the honors equity section where you write all the honors equity related accounts. तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर जो एसेट्स हैं उन सबको लिस्ट डाउन करें और उनको ऐड ऑन करके उनका टोटल कर लें। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में जो लाइबिलिटीज हैं उनको यहाँ पे राइट डाउन करें, उनको ऐड ऑन कर लें। ऑनर्स इक्विटी में बस आपने रिटेन अर्निंग्स वो वाला बैलेंस नहीं उठाना। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में जो रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस है वो नहीं उठाना। रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस आपने उठाना है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स से, क्योंकि ये जो बैलेंस है वो एडजस्ट होके आ चुका है, इसमें प्रॉफिट्स ऐड ऑन हो गए हैं और जो डिविडेंड्स हैं वो लेस हो चुके हैं। सो ये रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस यहाँ पे राइट डाउन करें। टोटल ऑनर्स इक्विटी कंप्यूट कर लें। लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी इज टोटल लाइबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटी 42,395 का बैलेंस आ रहा है। ये अगर आपको याद हो तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन भी ये कहती थी दैट एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। तो अगर आपकी बैलेंस शीट इक्वल आ रही है इट मीन्स आप लोगों ने क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट कर लिया है। दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। After preparing the financial statements, the next step is to prepare closing entries. Closing entries का फॉर्मेट बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे आपको जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट होता है या एडजस्टिंग एंट्रीज का फॉर्मेट होता है। इट मीन वही 5 कॉलम शीट होती है। बट what are closing entries? This is the second last step of the accounting cycle. In closing entries, basically we close all temporary accounts. Basically सबसे पहले समझने की जरूरत है कि temporary accounts कौन से होते हैं और permanent accounts कौन से होते हैं। इसमें देखिएगा ये लिस्ट आपको नजर आ रही है टेम्पररी अकाउंट्स की। बेसिकली रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और डिविडेंड्स दे आर ऑलवेज कंसीडर्ड एज टेम्पररी अकाउंट्स। और जो आपके बैलेंस शीट के आइटम्स होते हैं एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटी, ये आपके परमानेंट अकाउंट्स कहलाते हैं। अगर आप इसको लर्न करना चाहें तो बैलेंस शीट के अकाउंट्स परमानेंट अकाउंट्स कहलाते हैं और रियल अकाउंट्स भी कहते हैं हम इनको। इनको क्लोज नहीं किया जाता, राइट। इनके जो बैलेंसेस होते हैं उनको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। जबकि जो टेम्पररी अकाउंट होते हैं इनको हम इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट्स भी कहते हैं क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस होते हैं, प्लस इनको हम नॉमिनल अकाउंट्स भी कहते हैं। और ये अकाउंट्स वो होते हैं जिनको हम क्लोज करते हैं बिकॉज इनके बैलेंस को हमने ज़ीरो करना होता है। इनके बैलेंस को हम नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में फॉरवर्ड नहीं करते, राइट।
Now, all temporary accounts that are revenues, expenses, gains and losses accounts are closed into an income summary account. हम एक closing entries pass करते हुए एक temporary account create करेंगे, that is income summary account. We close all nominal accounts in that income summary account, and then we close this income summary account into retained earnings or capital account in if you are talking about partnership or sole proprietorship business. Now, हम ऐसा करते क्यों हैं? What is the need of this? Why we close certain accounts? The reason is this बेटा, कि रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को हम यहीं पर जीरो कर जाएंगे ताकि नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में जब आप एंटर हों तो आपके रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस दोबारा से स्टार्ट हों. इट मीन्स अगर आप फेब में एंटर हो रहे हैं तो फर्स्ट फेब को, अगर आपका मंथली अकाउंटिंग पीरियड है तो जनवरी के रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को आप यहीं पर क्लोज करके प्रॉफिट्स डिक्लेयर कर देंगे 31 जैन को. और जब 1 फरवरी को आप जाएंगे तो आप जीरो, रेवेन्यूज का अकाउंट भी जीरो होगा, एक्सपेंसेस भी जीरो होंगे, ताकि आपको क्लियरली पता चले कि फेब से रिलेटेड रेवेन्यूज कौन से हैं और फरवरी से रिलेटेड एक्सपेंसेस कौन से हैं, ताकि फरवरी के एंड पर 28 या 29 फरवरी को जब आप अकाउंटेंट स्टेटमेंट बनाए तो वो फिर फरवरी के रेवेन्यूज को फरवरी के एक्सपेंसेस के साथ मैच करके फरवरी के महीने के प्रॉफिटेबिलिटी को एक्सेस करें. सो दैट्स व्हाई वी पास सर्टेन क्लोजिंग एंट्रीज. क्लोजिंग एंट्रीज आर 4 इन नंबर. नाउ दीज आर द 4 क्लोजिंग एंट्रीज. बस यही 4 क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं हमारे पास. वेरी फर्स्ट क्लोजिंग एंट्री is when we close all revenue related accounts into income summary account. What you have to do, you have to extract all revenue related accounts from the adjusted trial balance. आप ये adjusted trial balance में जितने भी revenue related accounts हैं उनको पॉइंट आउट कर लें. रेवेन्यू रिलेटेड अकाउंट्स का स्टूडेंट्स नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, सो इन ऑर्डर टू क्लोज देम वी मेक अ डेबिट ऑफ ऑल दीज रेवेन्यू अकाउंट्स. आप तमाम रेवेन्यू रिलेटेड अकाउंट्स को डेबिट करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे किसके अंदर, इनकम समरी अकाउंट के अंदर, और इसको नरेट करेंगे यहाँ पर टू क्लोज ऑल रेवेन्यू रिलेटेड अकाउंट्स. नाउ इन ऑर्डर टू क्लोज एक्सपेंसेस, द सेकेंड एंट्री बेसिकली होती है वो एक्सपेंसेस को क्लोज करने के लिए होती हैं. एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर आपके पास जितने भी एक्सपेंस रिलेटेड अकाउंट्स हैं, जितने भी एक्सपेंस रिलेटेड अकाउंट्स हैं उन सबका डेबिट बैलेंस होता है. उन सबको क्लोज करने के लिए आप उन सबको क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं और एक ही एंट्री के अंदर आप तमाम एक्सपेंसेस को प्लेस करें और उन सबका सम टोटल करके उसको उन सबका सम टोटल करके आप उसको इनकम समरी में डाल दें. सो इनकम समरी डेबिट और ऑल एक्सपेंसेस आर क्रेडिट. इसकी नरेशन क्या होती है, टू क्लोज ऑल एक्सपेंस रिलेटेड अकाउंट्स. जब आपने रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को क्लोज कर दिया, थर्ड एंट्री होती है टू क्लोज इनकम समरी अकाउंट. ये इनकम समरी की ये जो हमारी एंट्री होती है ये सिर्फ एक एंट्री होती है जो कि प्रॉफिट के केस में डिफरेंट होती है और लॉस के केस में टोटली रिवर्स हो जाती हैं. सो इस केस में आपने देखा हमारे पास प्रॉफिट है, रेवेन्यू कितना था 7,400 का, एक्सपेंसेस कितने हैं 4,415 के. इस केस में हमारे पास क्या है, प्रॉफिट. इन केस ऑफ प्रॉफिट हमारी एंट्री होती है इनकम समरी टू रिटेन अर्निंग्स. इनकम समरी डेबिट, रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट. इन केस ऑफ लॉस, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हमारे पास रेवेन्यू होता 4,000 का और एक्सपेंसेस होते 7,000 के, तो 3,000 का लॉस था. तो अगर लॉस होता तो हमारी एंट्री बिल्कुल रिवर्स हो जाती, मतलब द एंट्री शुड बी रिटेन अर्निंग्स डेबिट टू इनकम समरी क्रेडिट. और इसको हम नरेट कर देते हैं टू क्लोज इनकम समरी अकाउंट इनटू कैपिटल अकाउंट या जो भी ऑनर इक्विटी का अकाउंट होता है. अगर यहाँ पर पार्टनरशिप का बिजनेस होता या सोल प्रोप्राइटरशिप होता तो हम इसको क्लोज करते कैपिटल में. इट मीन्स हम एंट्री करते हैं इनकम समरी टू कैपिटल. और अगर यहाँ पर अब जैसे कंपनी का केस है तो इनकम समरी टू रिटेन अर्निंग्स. ये वो एंट्री है स्टूडेंट्स जो रिवर्स हो सकती है. प्रॉफिट के केस में ये होगी, लॉस के केस में बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी. डेबिट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट अकाउंट डेबिट हो जाएगा. लेकिन जो रिमेनिंग 3 एंट्रीज हैं ये हमेशा ऐसे ही रहती हैं. लास्ट एंट्री इज टू क्लोज ड्राइंग या टू क्लोज डिविडेंड अकाउंट. ये स्टूडेंट्स ऑप्शनल होती है. समटाइम्स किसी क्वेश्चन में डिविडेंड्स होते हैं, किसी क्वेश्चन में ड्राइंग्स होती हैं, तो अगर ये हैं तो फिर आपको क्लोज करनी पड़ेंगी. फॉर एग्जाम्पल इस केस में हम सपोज कर लेते हैं हमारे डिविडेंड्स हैं 3,200 रुपये के, तो इसको क्लोज करना है हम लोगों ने रिटेन अर्निंग्स डेबिट डिविडेंड्स क्रेडिट. अगर यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस होता तो हम इसको क्या करते, कैपिटल टू ड्राइंग्स करते, क्योंकि वहाँ पर ऑनर इक्विटी के लिए अकाउंट यूज होता है
कैपिटल, और वहाँ पर डिविडेंड्स की बजाय वहाँ पर टर्म यूज़ हो रही होती है ड्राइंग्स। जब ऑनर अपने बिजनेस में से अपने ही पर्सनल यूज़ के लिए कुछ एसेट्स विड्रॉ करता है, दैट इज टर्म्ड एज ड्राइंग्स। तो हम कैपिटल टू ड्राइंग्स एंट्री करते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस में भी आपका जिस पार्टनर ने ये ड्राइंग्स की हैं उसके नाम से वो एंट्री होगी। इट मीन्स कैपिटल टू पार्टनर ए, कैपिटल पार्टनर ए, ड्राइंग्स पार्टनर ए, तो उस हिसाब से आपकी एंट्री होगी। आफ्टर पासिंग द क्लोजिंग एंट्रीज, ये लेजर्स बनाना ज़रूरी नहीं होते, ये लेजर्स बनाना ज़रूरी नहीं होते, लेकिन ये बेसिकली आपको सिर्फ ये दिखा रही है कि हमारे तमाम एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज़ और डिविडेंड्स अकाउंट्स का बैलेंस हमने नील कर दिया है। अब यहाँ पे देखिएगा, सर्विस बिजनेस के अंदर उनका 7,400 का बैलेंस आ रहा था, जो भी उसका लेजर का बैलेंस था, तो ये उसके लेजर का बैलेंस नज़र आ रहा है आपको 7,400। अब आपने जो एंट्री पास की है उसमें आपने सर्विस रेवेन्यू को कर दिया डेबिट। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, इस एंट्री में आपने क्या किया, सर्विस रेवेन्यू को डेबिट कर दिया। तो ये आपको दिखा रही है कि सर्विस रेवेन्यू को जब आपने डेबिट किया तो ये अकाउंट का बैलेंस हो गया नील। 7,400 क्रेडिट बैलेंस, 7,400 डेबिट बैलेंस, ये कैंसिल होकर सर्विस रेवेन्यू का बैलेंस कितना हो गया है, नील। तो ये हमारा रेवेन्यू रिलेटेड अकाउंट था जिसका बैलेंस हमने नील कर दिया, ताकि नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में ये जीरो से स्टार्ट हो। नाउ यहाँ पर एक और एक्सपेंसेस रिलेटेड अकाउंट्स को भी उन्होंने नील किया हुआ है। एक एक्सपेंस रिलेटेड अकाउंट में डिस्कस कर लेती हूँ। रेंट एक्सपेंस का प्रीवियस बैलेंस आ रहा था 1000, प्रीवियस बैलेंस कितना आ रहा था, 1000। जब आपने उसको क्लोज किया तो आपने रेंट एक्सपेंस को किया था डेबिट। ये देखिए, रेंट एक्सपेंस को आपने क्रेडिट कर दिया 1000। रेंट एक्सपेंस को जब आपने क्रेडिट किया, यही बैलेंस जब आपने लेजर्स में डाला तो क्लोजिंग एंट्री की वजह से जब 1000 क्रेडिट हुआ तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस 1000, क्रेडिट बैलेंस 1000, अकाउंट का बैलेंस हो गया नील। तो इसी तरह हमने जितने भी एक्सपेंस रिलेटेड अकाउंट्स हैं, अगर आप इनका लेजर बनाना चाहें तो बना लें, अदरवाइज इज नॉट नेसेसरी। इनका सबका बैलेंस हमने जीरो कर दिया है। सिमिलरली जो हमारे डिविडेंड्स थे उनका डेबिट बैलेंस आ रहा था 3200, क्लोजिंग एंट्री के बाद उनको हमने क्रेडिट रिकॉर्ड किया 3200 और उनको नील कर दिया। और थर्ड ट्रांजैक्शन में हम लोगों ने क्या किया था कि हमने इनकम समरी को भी क्लोज कर दिया था। इनकम समरी को हमने कैसे क्लोज किया, इनकम समरी को हमने रिटेन अर्निंग्स में क्लोज किया था। तो इनकम समरी का जो अकाउंट था वो हमने फर्स्ट ट्रांजैक्शन में बिल्डअप किया और थर्ड ट्रांजैक्शन में हमने उसका बैलेंस नील कर दिया। जबकि हमने रिटेन अर्निंग्स का जो हमारा बैलेंस था वो हमारा अपडेट हो गया कि हमारे यहाँ रिटेन अर्निंग्स का ओपनिंग बैलेंस था दैट वाज 11,250। उसमें आप लोगों ने डिविडेंड्स आपके माइनस हो गए थे। वेयर इज माय कर्सर, ये रिटेन अर्निंग्स में आप लोगों ने क्या किया, 11,250 आपका बिगनिंग बैलेंस था, 3,200 आप ये डिविडेंड्स आपने रिटेन अर्निंग्स के अंदर क्लोज किए हैं, और आपने जो रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस का जो सम आ रहा था इनकम समरी से वो आपने क्लोज किया रिटेन अर्निंग्स में। तो वो क्लोज करने के बाद आपका रिटेन अर्निंग्स का क्रेडिट बैलेंस अपेयर हो रहा है एंडिंग दैट इज 1135। कैसे आपने रिकॉर्ड किया, इसको कैसे कैलकुलेट किया, दोनों क्रेडिट बैलेंसेस को ऐड कर लें, 11,250 प्लस 2,985 क्रेडिट बैलेंसेस ऐड होते हैं और डेबिट बैलेंस होगा वो उसमें से माइनस हो जाएगा। सम करने से के बाद क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस माइनस करें, द एंडिंग बैलेंस वुड बी 11,035. So after passing these closing entries, the last step of the accounting cycle is to prepare post closing trial balance. इसको हम आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस भी कहते हैं। दिस इज ऑफ अनदर कंपनी दैट इज एयर एंड सी ट्रेवल्स इनकॉर्पोरेशन, दिस इज आल्सो अ सर्विस कंसर्न। Write the name of the statement that is post closing trial balance and write the date. Now इस पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में और बैलेंस शीट में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं होता। इट मीन्स बैलेंस शीट और पोस्ट आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस और पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस आर द सेम थिंग। लेकिन यहाँ पर जो बैलेंस शीट है या जो भी रिपोर्ट है ये बेसिकली अकाउंट फॉर्मेट में नहीं बल्कि रिपोर्ट फॉर्मेट में बनी हुई है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बैलेंस शीट डिस्कस की थी और मैंने फॉर्मेट आपको बताया था कि वो अकाउंट फॉर्मेट है। दिस इज द रिपोर्ट फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। इसमें इसी तरह आप लोगों ने पहले करंट एसेट्स राइट डाउन करने हैं, नॉन करंट एसेट्स लिखनी है, करंट लायबिलिटीज लिखनी है, नॉन करंट लायबिलिटीज लिखनी है, और फिर उसके बाद ऑनर्स इक्विटी रिलेटेड अकाउंट्स राइट डाउन करने हैं। सम करते हैं डेबिट कॉलम का, सम करते हैं क्रेडिट कॉलम का, एंड यू विल गेट द आंसर इफ द बोथ डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट्स हैव एन इक्वल बैलेंस। इट मींस आप लोगों ने सही स्टेटमेंट प्रिपेयर की है। नाउ स्टूडेंट्स, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस के बाद इन केस इफ अगर अकाउंटेंट से कोई गलती हो जाती है
किसी किस्म की एट द टाइम ऑफ जनरलाइजिंग या पोस्टिंग, तो आप उन अकाउंटिंग एरर्स को करेक्ट कर सकते हैं इन केस इफ़ अगर कोई हो जाए तो। यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल आपके पास, इफ़ एन अकाउंटेंट हैज़ डिटेक्टेड दैट सप्लाइज की परचेज की एंट्री थी, सप्लाइज डेबिट और कैश क्रेडिट, लेकिन उसने फर्नीचर बाय किया था, 5000 कैश वॉज पेड फॉर फर्नीचर, जो कैश वॉज पेड टू बाय फर्नीचर बट मिस्टेकनली द अकाउंटेंट हैज डेबिटेड सप्लाइज अकाउंट, तो फर्नीचर की बजाय उसने सप्लाइज अकाउंट को डेबिट कर दिया था। अब इसको करेक्ट करने के लिए आप करेक्शन एंट्रीज भी पास कर सकते हैं अपने सिस्टम में, दैट इज़ कि आपने सप्लाइज को क्रेडिट कर दिया और जो एसेट आपने बाय किया था फर्नीचर, उसको आपने इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट रिकॉर्ड कर दिया। सो इस तरह जो भी आपकी अकाउंटिंग एरर्स होते हैं वो एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड करेक्ट भी हो सकते हैं। समटाइम्स रिवर्सिंग एंट्रीज भी पास की जाती हैं, बट दीज आर ऑप्शनल। इन केस अगर इनकी ज़रूरत महसूस हो तो हम पास करते हैं, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड टू पास ऑन दीज ट्रांजेक्शंस। दिस इज़ द होल अकाउंटिंग पीरियड, whole accounting cycle which we have discussed. If you have any problem, then please put the question in your respective class WhatsApp group. Jazakallah. सर मुझे